हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतूर। शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? देखिए, पानी में अघुलनशील बोला जा रहा है। दूध आप लोगों को पता होगा कि ये पानी में घुल जाता है, तभी तो दूध बेचने वाले उसमें पानी मिला कर के बेचते हैं। उसके बाद नमक है, नमक भी पानी में घुल जाता है, क्योंकि हम लोग शरबत बनाते हैं ना, नमक और चीनी पानी डाल कर के शरबत बनाते हैं, तो नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है। चीनी भी पानी में घुलता है, शरबत हम लोग बनाते हैं। उसके बाद है चॉक पाउडर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चॉक पाउडर। चॉक पाउडर पानी में अघुलनशील है, ये पानी में नहीं घुलता है, ये पानी के ऊपर तैरने लगता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम बोला गया है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। और प्राकृतिक कौन होता है? जो अपने से खुद से बना हो, प्रकृति के द्वारा बना हो। इसमें बोला गया है कृत्रिम, मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। जंगल मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है, तालाब मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है, वो प्रकृति में खुद से बना रहता है। झील भी प्रकृति में खुद से बना रहता है। बगीचा बगीचा कौन बनाते हैं? तो मनुष्य बनाते हैं। बगीचा मनुष्य बनाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति के नाम पर भी बगीचा रहता है, तो इसलिए रहता है क्योंकि वो बगीचा का निर्माण वही कर किए रहते हैं। वहाँ पे वो पौधा लगाते हैं, उसका बगीचा रहता है, उसका ज़मीन रहता है, इसलिए उसका बगीचा हो जाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा जा रहा है। इसका हो जाएगा 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। और जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? हर 10 वर्षों के बाद जनगणना होता है, जो कि अंतिम 2011 में हुआ था। उसके बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हुआ। अब देखिए कब होता है। और सबसे अधिक लिंगानुपात भारत में किस राज्य का है? केरल का है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम भारत के स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है? 22 फरवरी में निधन हो गया था। 22 फरवरी में किसका निधन हो गया था, जिसको हम लोग स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पर धर्म का प्रचार किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक कहलाता है, डैश तक चलता है या फिर कहलाता है? तो कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, व्यंपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा
क्या गया था? तो व्यंपगत का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये लॉर्ड डलहौजी कौन था? ये वायसराय था उसमें। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि का हस्ताक्षर किए गए थे। किसके किसके बीच किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह, ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? बोला जा रहा है भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी है तो किस राज्य से होगा? ओडिशा से होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बोला जा रहा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, तो किस व्यक्ति का ये आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। BR अंबेडकर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है माधवी मुद्रल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? बोला जा रहा है माधवी मुद्रल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिसी। माधवी मुद्रल का संबंध भारत के ओडिसी शास्त्रीय से है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सिंधु घाटीय सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया? मतलब एक स्नान करने के लिए स्नानागार पाया गया था। कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बोला जा रहा है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम तो किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में। 1929 में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दून। दून इसका सही आंसर हो जाएगा। दून को हम लोग शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी हम लोग कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा एलिमेंट। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। AR रहमान ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा के समय में। खरीफ फसल वर्षा के समय में उगाई जाती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सबसे अधिक केरल में है। सबसे अधिक केरल में है। और उत्तर प्रदेश क्या है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस नामक पर्वत है और ये बहुत बड़ा पर्वत है। ये सबसे बड़ा पर्वत है। और बुध बुध ये सूर्य के सबसे समीपतम ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ये सबसे चमकीला ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। भौर का तारा, शांत का तारा, पृथ्वी के बन इसी को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह इसी को कहते हैं पृथ्वी। इसका घनत्व सबसे अधिक है और इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि जल की अधिकता है और जल की अधिकता के कारण हम लोगों को ये नीला दिखाई देती है। उसके बाद मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। इसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 है। देखिए यहाँ पर सूर्य है पहले नंबर पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद क्षुद्र ग्रह पाया जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए इस क्षुद्र के इधर भी जितना भी ग्रह है इसको हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं और क्षुद्र ग्रह के इधर जितना भी ग्रह है सबको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। इसमें बोला गया है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। और बाह्य ग्रह की भी संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह में कौन कौन ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये पार्थिव ग्रह में ये 4 ग्रह आते हैं और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो
कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अब चलिए आपको बताते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शनि। देखिए यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह, इधर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें बोला गया पार्थिव ग्रह नहीं है, मतलब इधर नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। बुध ग्रह यहाँ पर है, शुक्र ग्रह यहाँ पर है, मतलब इधर ही है। मंगल ग्रह ये भी यहाँ पर है, यहाँ पृथ्वी है। उसके बाद शनि, बृहस्पति शनि, शनि यहाँ पर है। तो शनि ग्रह क्या है? ये बाह्य ग्रह है, तो इसमें बोला गया पार्थिव ग्रह नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या है? यह एक बाह्य ग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? अब देखिए बाह्य ग्रह पूछा जा रहा है, मतलब इधर वाले जितने भी ग्रह हैं, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इधर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये तो पार्थिव ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यह है बाह्य ग्रह। बोला जा रहा है बृहस्पति सदृश, मतलब बृहस्पति ग्रह यहाँ पर आया था, इसके सदृश मतलब इस और का कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह हैं। कौन कौन सा? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसी को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ग्रह। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, मतलब कि इधर कौन नहीं है? तो इधर कौन कौन आते हैं? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इसमें देखिए शनि इधर ही आते हैं, अरुण इधर ही आते हैं, वरुण इधर ही आते हैं, लेकिन मंगल ग्रह किधर आते हैं? इधर आते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मतलब ये पार्थिव ग्रह है, ये सदृश बृहस्पति सदृश ग्रह नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो किन 2 ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह अलग दिशा में, मतलब अलग दिशा में घूमते हैं, और 2 ग्रह ही हैं जिसके घूर्णन की दिशा विपरीत है? कौन कौन सा है? तो याद रखना है शुरू से दूसरे नंबर पे और अंतिम से दूसरे नंबर पे जो भी ग्रह हैं उसके घूर्णन की प्रक्रिया, मतलब परिक्रमण की प्रक्रिया उसके विपरीत होती है, सभी ग्रहों के विपरीत होती है। तो दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आते हैं बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र। तो शुक्र और अरुण, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, किसको किसको हम लोग बोलेंगे? शुक्र और अरुण। इसका घूर्णन काल विपरीत होता है, घूर्णन की दिशा विपरीत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता हम लोग किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, और सूर्य को ही हम लोग सौर मंडल का मुखिया भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है वह थे? किन्होंने बताया कि ग्रह पृथ्वी, बोला जा रहा है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या फिर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो पहले हम लोग सूर्य को भी ग्रह मानते थे, लेकिन ये ग्रह नहीं है। ये क्या है? तो ये एक तारा है, ये एक प्रकार का तारा है। इसी को हम लोग सौरमंडल का मुखिया भी कहते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता भी इसी को कहते हैं। आगे है मंगल। मंगल क्या है? ग्रह है, लाल ग्रह है। उसका बाद बुध, बुध भी क्या है? बुध भी ग्रह है। बृहस्पति क्या है? यह भी ग्रह है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, इसी को हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है
सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में कौन सा गैस सहायक है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का ए। मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस में किया गया है? अनुच्छेद 51 का ए में या फिर 51 का क में। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। और 51 की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 51 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में इसमें बोला गया है मौलिक कर्तव्य, तो किस में आ जाएगा? ये 51 का ए में आ जाएगा। सॉरी, मौलिक अधिकार नहीं होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में होगा। 51 हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और 51 का ए में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। 51 में क्या होगा? 51 में होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व और 51 का ए में होगा मौलिक कर्तव्य। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग क्या होता है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होता है। 51 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है। और आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का अपने पद के लिए कोई भी पैसा नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के लिए पैसा मिलता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस में है? तो अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया है। और 52 में है राष्ट्रपति के पद। उपराष्ट्रपति का पद 63 में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक किस में है? 108 में है। अनुच्छेद 108 में अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की चर्चा किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश की बात किया जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? तो पहले था ये मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 300 के क में है। अनुच्छेद 300 के क में है। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? यह एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। देखिए प्रॉब्लम क्या था? मौलिक अधिकार होने से ये प्रॉब्लम था कि किसी का संपत्ति है, किसी का ज़मीन है, और सरकार को अगर यदि मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन बनाना है या तो फिर रेलवे पटरी बिछाना है, ठीक, रेलवे लाइन बनाना है, तो अगर यदि बीच में किसी व्यक्ति का ज़मीन आ जाता है और अगर वो देना नहीं चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब एक व्यक्ति के लिए पटरी को टेढ़ा तो नहीं किया जा सकता है,
तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में दे दिया गया है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हो गया? मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार का मतलब हो गया कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, वो उसके मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में रखा गया है, जो कि 300 का कॉम में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। नहीं, सौर प्रणाली है ना, सौर प्रणाली की खोज, सौर प्रणाली की खोज हाँ कोपरनिकस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब ख़त्म हो गया है प्रश्न, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।